मुझे कर्नाटक का और सीधे आपको लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। A presentation by Joy Agarwal ji, followed by remarks by DG ICMR, Dr. Balram Bhargav ji. Then we will take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि सेकेंड वेव में एक विजिबल केस रिडक्शन हम नोट करते हैं। फ्रॉम ए पीक ऑफ 4,14,000 डेली केसेस, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक रिड्यूस्ड नंबर के हिसाब से 34,703 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखा है तो पाते हैं कि पिछले 9 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पर 50,000 से कम केसेस प्रतिदिन के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं, विच शोज ए रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और यह नंबर भी करीब 111 दिन बाद हम देखते हैं कि इस संख्या में केसेस यहां पर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। कंटिन्यूड डिक्लाइन इन एवरेज डेली न्यू केसेस, अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि फ्रॉम ए वीकली एवरेज ऑफ 3,89,000 केसेस बीइंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस इन द कंट्री, हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूड रिडक्शन इन डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड नोट कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4 दिन का भी और उससे पिछले हफ्ते का भी देखें तो ऑन एन एवरेज 13% के हिसाब से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे ऑन ए डेली बेसिस, जो 4 मई के समय पर 531 ऐसे जिले थे, उसको 4 जून के समय पर 262 जिले ऐसे रह गए और अब घटते घटते वह 91 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपको अवगत होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसी तरह से बताया था। तब उस समय पर देश में ऐसे 100 जिले थे जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे थे। यानी कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 9 जिले हैं जहां पर केसेस में रिडक्शन फर्दर बेसिस पर नोट किया गया है। और अगर हम मई के 4 मई वाले हफ्ते से कंपेयर करें तो 440 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश में जहां पर कि रिडक्शन इन केसेस विजिबल वे में नोट किया गया है। इसके साथ ही अगर हम फर्दर इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 80% नए केसेस अभी 90 जिलों से आ रहे हैं, विच मीन्स कि यह दिखता है कि जो इन्फेक्शन है वह बड़े एक लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है। और जरूरत है कि उन स्टेट्स पर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएं। इसमें मुख्यतः जो है स्टेट्स हैं वहां पर जहां पर उन जिलों में जहां पर की अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह भी हमने दर्शाया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हमारे वह स्टेट्स है जहां कुछ जिलों में अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर, ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। इसी के साथ ही फ्रॉम रिकवरी रेट ऑफ 81.8% 3 मई के समय पर जैसे नोट किया गया था, वह बढ़ते बढ़ते 2 जुलाई को 97% रिकवरी रेट नोट किया गया और अब 6 जुलाई के समय पर देश में रिकवरी रेट में फर्दर बढ़ोतरी होते हुए 97.2% रिकवरी रेट ओवरऑल नोट किया जा रहा है। इसमें मुख्य इशू जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से ऑन ए डेली बेसिस डेली रिकवरीज आर मोर देन द नंबर ऑफ केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, विच इज ए पॉजिटिव न्यूज। इसी के साथ ही जब केसेस में एक ग्रोथ, एक बढ़ोतरी नोट की गई, हमने उसी स्थाई पर अपनी टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया और उसके साथ जब देश में हाईएस्ट पॉजिटिविटी ऑन ए वीकली बेसिस 21.3% नोट किया गया था, उस समय पर देश में जब 10.5 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस किए जाते थे, उसको बढ़ाते हुए हमने अब कंटिन्यूड बेसिस पर जहां देश में एक स्थाई पर केसेस में कमी नोट की जा रही है, पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है, हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए
अभी भी टेस्टिंग पर भी उसी गति से कार्य किया जा रहा है और पिछले एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 18.3 लाख टेस्ट किए गए और साथ ही देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की जा रही है। जो वीकली बेसिस पर देखें तो पाते हैं कि वह घटते घटते फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.3% इट हैज कम डाउन टू 2.7%। While this is a very positive news, I would also like to submit and highlight कि अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और जरूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और इसमें भी हम देखें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड और ऐसी स्टेट्स है जहां पर कि उन जिलों में केस पॉजिटिविटी हाई है। यहां यह विषय हम सबको समझने की जरूरत है। एक स्थाई पर ओवरऑल डेली केसेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कम हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जाए तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड वेव अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड एरियाज में जो है वह स्प्रेड है और जरूरी है कि हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर उसी श्रद्धा से काम करें ताकि हम इन एरियाज को भी कंट्रोल कर सकें। साथ ही वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों को अवगत करना चाहेंगे। हमारे प्रायोरिटी हेल्थ ग्रुप्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें फर्स्ट डोज में 1.02 करोड़ डोजेज, सेकेंड डोज 0.73 करोड़ डोजेज, टोटल 1.75 करोड़ डोजेज जो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरह से 1.76 करोड़ डोजेज in terms of first dose, 97 lakh second doses और टोटल 2.73 करोड़ डोजेज हम फ्रंटलाइन वर्कर को दे चुके हैं। साथ ही प्रायोरिटी एज ग्रुप्स के तहत देखें तो 16.05 करोड़ फर्स्ट डोज एंड 4.64 करोड़ सेकेंड डोज, यानी कि टोटल अराउंड 20 करोड़ 69 लाख डोजेज हम जो हैं वो 45 एज ग्रुप के लोगों को, उनसे अधिक लोगों को दे चुके हैं। साथ ही जैसे कि हमारा नया प्लान जो कि 21 मई से शुरू हुआ है इफेक्टिवली, जिसके तहत 18 प्लस लोगों को भी हम कवर कर रहे हैं, अगर हम उसको भी एनालाइज करें तो देखें कि 10 करोड़ से अधिक डोजेज फर्स्ट डोजेज और 29 लाख से अधिक डोजेज सेकेंड डोजेज करते हुए 10.58 करोड़ डोजेज 18 टू 44 ईयर एज ग्रुप में भी कवर की जा चुकी हैं। देश ने फिर एक फोकस वे में काम करते हुए टोटल 35 करोड़ से ओवरऑल अधिक डोजेज यानी कि 35.75 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी को हम फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर वर्कर जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी कि वह हेल्थ केयर वर्कर या वह फ्रंटलाइन वर्कर, वह 45 प्लस एज ग्रुप के लोग जिनको की वैक्सीन डोजेज दी जानी थी एज पर द नॉर्म्स, उसमें हम देखें तो फर्स्ट डोज में 87.5% कवरेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, सिमिलरली 90.9% कवरेज इन टर्म्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। 45 प्लस एज ग्रुप जो है हमारा आइडेंटिफाइड ग्रुप है, उसमें आइडेंटिफाइड पीपल में 46.2% हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं और इसी तरह से 18 टू 44 एज ग्रुप में 17.2% कवरेज हो चुकी है फर्स्ट डोज की। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज, यहां यह हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। एलिजिबल सेकेंड डोज कवरेज यानी कि वह लोग जिनको या तो कोवैक्सीन की सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद लगनी थी या कोविशील्ड की सेकेंड डोज 12 हफ्ते बाद लगनी थी, उसके बेसिस पर अगर हम एलिजिबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करें तो इवन हेल्थ केयर वर्कर में सेकेंड डोज में जो एलिजिबल लोग थे उसमें भी 79.7% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 89.4% कवरेज और साथ ही 45 प्लस जो एज ग्रुप हम लोगों का है उसमें जो एलिजिबल लोग थे उन लोगों को यानी कि जिनको की सेकेंड डोज ड्यू थी उसमें 56.8% कवरेज अब तक हम देश में कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि इंडिया विज़ावी ग्लोबल हम लोगों ने कैसे एफर्ट्स किए हैं, तो जैसे इससे पहले भी हमने आपको दर्शाया था कि कई देशों में वैक्सीनेशन 27 दिसंबर या 8 दिसंबर और 14 दिसंबर उस प्रांत में शुरू हुआ था और हमारे देश में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू किया गया। एक माह उपरांत शुरू करने के बावजूद भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में अब तक 35.75 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर अगर हम एनालाइज करें तो वह यूएस से भी अधिक है, जहां पर कि अभी तक 33.06 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। यहां यह समझना अति आवश्यक है कि किस तरह से देश ने एफर्ट्स कर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाया, ताकि हम इस तरीके से वाइडर कवरेज
देश के रिमोट से रिमोट एरिया में भी वाइडर कवरेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन कर सकें। आज जब हम कोविड-19 की वेनिंग वेव और सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, यहाँ ये विषय हम आपके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कंटिन्यूअस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत जरूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो जरूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीजों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें। इस विषय में मैं मीडिया द्वारा की गई एक स्टडी फिर आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, जिसमें 33,000 से अधिक रेस्पोंडेंट्स का एक सर्वे किया गया था। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि मास कंप्लायंस, अगर जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि कोई भी कंप्लायंस नहीं, यानी कि मास्क पहना ही नहीं जा रहा है, ऐसे 24% केस थे। लिमिटेड कंप्लायंस, जहां मास्क पहना तो लेकिन तरीके से नहीं पहना, लटका लिया, चिन से नीचे लटका लिया या नाक और मुंह खुले रखा, ऐसे 45% केसेस। प्रॉपर कंप्लायंस ओनली इन टर्म्स ऑफ 29% केसेस। हम फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो 69% रेस्पोंडेंट ये कहते हैं कि उन्होंने मास्क का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। यहां यह समझना बहुत जरूरी है, पहला इन्फेक्शन देश में एक सिंगल इंडिविजुअल से आया था, जो फैलते फैलते इस लार्ज नंबर पर आज हम महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे बीच में कोई भी मनुष्य, कोई भी हमारा सहजीवी अगर किसी प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करता, तो फिर हो सकता है हम उस विषम परिस्थिति में आ जाएं जिसको हम वेव के रूप में एनालाइज पोस्ट फैक्टो करते हैं। इसी के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि 63% पीपल देयर इज नो कंप्लायंस, लिमिटेड कंप्लायंस ओनली इन 24% पीपल। 24% लोगों ने ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंड को फॉलो किया। यानी कि 87% लोग अभी भी जिसको सर्वे किया गया ऐसे थे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। साथ ही इस सर्वे में दो और जनरल एनालिसिस की गई कि क्या हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का वैक्सीनेशन सेंटर में इस्तेमाल या फॉलो करते हैं। यहां भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इसमें पाया गया कि लिमिटेड कंप्लायंस केवल जो थी वह 48% थी और नो कंप्लायंस 6% थी। और जैसे कि हम सबको अवगत है कि एक भी बार हम चूके वायरस हम पर अटैक कर सकता है। तो अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज इवन इन वैक्सीनेशन सेंटर एज पर द सर्वे ऑफ पीपल 54% रेस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वायर्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया। साथ ही जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, चाहे बसेज में हो, ट्रेन में हो या एयरप्लेन में हो, उसको भी एनालाइज किया गया। उसका भी जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि नो कंप्लायंस में 25% लोग हैं जो कि मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का फॉलो नहीं कर रहे थे, और लिमिटेड कंप्लायंस में 58% ऐसे लोग हैं। यानी कि इतनी अधिक संख्या, अराउंड 83% रेस्पोंडेंट्स आर नॉट फुली कंप्लाइड विद द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। हम आप सबके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहते हैं, कोविड की लड़ाई में सोशल वैक्सीन के रूप में यह जो हथियार हमारे सामने है,
इनको बिना किसी डिले के, बिना किसी कोताही के जब तक 100% अमल नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे सामने फिर से इस बीमारी को हाइयर नंबर्स में जूझने का खतरा बना रहेगा। हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहते हैं कि इस समय पर जब देश में रिलैक्सेशंस की जा रही हैं, हम उन रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करें और एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट है उनका ही फॉलो करें। जैसे कि हम जब भी बाहर जाएं तो हम हमेशा मास्क पहने और हमेशा हैंड हाइजीन का फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, किसी भी रेगुलरली टच सरफेसेस जैसे कि टेबल्स हों, चेयर्स हों, ऐसी सरफेस को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। मुख्यतः अपने नाक, मुंह और आंखों को बार बार टच ना करें, क्राउडेड प्लेस में जाने से बचें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और कोई भी सिक आदमी उसको प्रॉपर आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ फोकस करें और उससे कांटेक्ट को कम करें। और साथ ही अगर हमें कोई भी सिम्टम हो तो हम स्वयं को भी आइसोलेट करके टेस्टिंग कराएं और मेडिकल हेल्प लें। हम आपके द्वारा कंटिन्यूड बेसिस पर इसी फोरम से कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं कि जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी को लड़ने में किसी न किसी जगह पर चूक सकते हैं। और इसी विषय में बात करते हुए मैं आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहूंगा कि कैसे पूरे देश में कोविड का टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें कि 75% डोजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट्स को अप्लाई करने के लिए, देने के लिए फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के तहत बरेली के जिले में फतेहगंज पश्चिमी का एक गांव मनकरी जनपद का पहला पूर्ण रूप से फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ वैक्सीनेटेड गांव बना। टीकाकरण के चलते बरेली जनपद ने कोरोना को लड़ने में, कोरोना से जीतने के लिए काफी हद तक सफलता प्राप्त भी की है और जिले के 1185 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से अभी कोरोना मुक्त हैं। हम आपको इसके द्वारा यही बताना चाहेंगे कि जरूरी है कि वैक्सीनेशन पर भी उसी श्रद्धा से हमारा कार्य चलता रहे। केंद्र सरकार कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में कोविड टीकाकरण अभियान चला रही है, जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान के तहत बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी का गांव मनकरी जनपद का पहला पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड गांव बन गया है। टीकाकरण के चलते बरेली जनपद ने कोरोना को परास्त करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। जिले की 1185 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गयी। फतेहगंज पश्चिमी जो ब्लॉक है, अगर देखा जाए तो इसमें वैक्सीनेशन में हमारे ज़िले में फर्स्ट नंबर पे ब्लॉक रहा है वो। और वहाँ गांव की बात करते हैं तो जो एएनएम बहन जी हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और हमारे एमआईसी का इतना सपोर्ट रहता है। वहाँ पे आशा आंगनबाड़ी का भी सहयोग रहा है, अन्य विभाग के लोगों का भी सहयोग रहा और जो वहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं उनका भी सहयोग रहने के कारण वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो पाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर RN सिंह इस उपलब्धि पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि फतेहगंज पश्चिमी में स्वास्थ्य विभाग को अन्य सहयोगी विभागों जैसे कि पंचायत विभाग, ICDS और ग्राम्य निगरानी समितियों का अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सक्रिय सहयोग मिला, जिसके कारण पूर्ण रूप से गांव मनकरी को वैक्सीनेटेड करने में सफलता प्राप्त की गई। इस गांव की कुल आबादी 1904 है, जिनमें से 18 से 44 वर्ष आयु वाले 520 लोगों को वैक्सीन लगाई गई तथा 45 वर्ष से ऊपर के 437 लोगों को वैक्सीन लगी। लोगों को जो डरे हुए थे या घबराए हुए थे, लोगों ने बहका दिया था, उनको हम लोगों ने समझाया घर पे जाके, घर घर कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इससे बुखार आ जाएगा, इससे ये बीमारी हो जाएगी। ये सब चीज़ें समझाने का ही नतीजा है। लोगों को सही से पूरी टीम ने समझाया। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना बुखार आया ना कुछ। हम सब लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये सुरक्षा है। इस प्रकार पूरा गांव मनकरी पूर्ण वैक्सीनेटेड गांव की श्रेणी में आ गया। इसी तरह का सहयोग जिले के अन्य गांवों में भी मिल रहा है और माना जा रहा है कि यही रफ्तार रही तो जल्द ही जिले के अन्य गांव भी पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड घोषित किए जाएंगे। Dr. Bhargav ji. Thank you so much. Just want to emphasize the one or two points clearly that testing has played such a key role in our fight against this pandemic, and therefore testing has to continue
at a very, very high level. Currently, we are doing 1400 tests per million, which is 10 times the recommendation of the World Health Organization. But we should continue because during the second wave, much of our public health response was guided by the test positivity rate, and that really helped us bring this wave down very, very fast. Having said that, today we have about 73 districts which are still more than 10% positive. We have about 65 districts which are between 5 and 10% positivity. This is test positivity rate, 7-day average. And we have 595 districts which are below 5%. So the second wave has come down in most states. However, some states still are in the midst of the second wave. This heterogeneity in the large country that we have has to be appreciated, and district-specific measures should continue to be guided by the test positivity rate. So if the test positivity rate is below 5%, then it is a good sign and we can ease some of our responses or our restrictions. But if the test positivity is going up and goes beyond 10%, then we need to instate certain restrictive measures which have shown to be time tested and have found to be effective, because as has been mentioned, the virus is still lurking around and we are fighting with the virus. So we have to continue to maintain the high level of testing. Although we are doing about an average of 18 lakh tests per day, we still need to maintain that same momentum and continue with the same speed of testing. That is absolutely essential. The second point that I want to emphasize is that the community has to be engaged for COVID appropriate behavior, and vaccination based rapid response in priority groups in districts has to continue, and that is the biggest thing that we have in our armamentarium, and we should continue to be cautious, we should continue to be careful, we should continue to be responsible. So this is all I would like to emphasize. Continue with the testing, keep up the rate of testing as high as possible. Test positivity rate will be guiding, has been guiding, and this has been the story where we have been able to take care of the second wave very fast because of the district specific guidance by the test positivity rate, and that remains, and therefore a close watch on the test positivity rate of every district has to be maintained, and COVID appropriate behavior is absolutely essential. The pictures that we have seen today are frightening, and we have to be very, very careful, very, very responsible, and very, very cautious. Thank you so much. Thank you, sir. We'll now take a few questions. Okay, 22. सर, मेरा सवाल ये है कि मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 3 ऐसे केस आए जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस हैं। क्या देश में और भी केसेस इसके हैं, और ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की नॉलेज में ये केसेस आए हैं? ये हमको मालूम है कि कोविड की बीमारी से क्लॉटिंग बढ़ जाती है, ये वेल नोन है और वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो यदि कोई आर्टरी कहीं सप्लाई कर रही है तो वो आर्टरी में क्लॉट बन सकता है, और यदि उधर खून का दौड़ाव नहीं रहेगा तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, चाहे छोटी सी टेरिटरी हो चाहे बड़ी टेरिटरी हो। तो ये हम लोग को हमेशा ध्यान देना है, और जो भी सीरियस कोविड के मरीज़ भर्ती होते हैं उसमें हम लोग ब्लड थिनर ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन लेटे रहते हैं तो क्लॉट बनने की चांसेस होती है, वेस्कुलर नेक्रोसिस होने की चांसेस होती है, तो आर्टरी ब्लॉक होने की चांसेस होती है, इसलिए हम लोग ब्लड थिनर ज़रूर देते हैं।
जो क्लॉट्स और थ्रोम्बोसिस के केसेस देखे गए हैं वो शुरू से देखे गए हैं काफ़ी, तभी नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में भी ब्लड थिनर और एंटीकोएगुलेशन का प्रयोग किया गया है शुरू से। Number 38. सर जस्ट वांटेड टू आस्क, आप जो फोटोज दिखा रहे थे जगह जगह हिल स्टेशंस पे लोग रिवेंज ट्रैवल या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेट्स को बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है इस पर? क्योंकि जो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, एक टाइम तक हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ RT-PCR मैंडेटरी था, जैसे ही वो रूल हटाया गया तो ज़्यादा क्राउड हमें जाता हुआ दिखा। दूसरा ये कि सर देयर इज अ स्टडी एंड दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टू DG ICMR दैट सेज दैट ब्लड क्लॉट्स could also be caused by wrongly administering the injection. Instead of going into the muscle, it may go into the bloodstream. What is your view on that? So ma'am, let me respond to the first point. जो आप ही की मीडिया की क्लिप्स हमने आपको दिखाई है, उसका पर्पज ये है कि जो शुरू से हम लोग कोविड की लड़ाई लड़ते हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें होता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एज ए स्टेक होल्डर, क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। यह खाली रेगुलेटरी अप्रोच से ही नहीं होगी, जब कम्युनिटी सस्टेन्ड बेसिस पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेगी तभी हम इस लड़ाई को सही ढंग से जीत पाएंगे। एनफोर्समेंट स्टेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम आपके द्वारा और डिफरेंट फोरम में इवन स्टेट लेवल पर भी एनफोर्समेंट करते हुए भी कम्युनिटी को ओरिएंट करते हैं, कम्युनिटी को इसके बारे में बताते हैं, बीमारी के बारे में बताते हैं, बीमारी से बचने के लिए क्या तरीका है वह भी बताते हैं। तो अगर आपको यह लड़ाई सस्टेन्ड बेसिस पर लड़नी है तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एट फ्रंट एंड इज वेरी क्रूशियल। आज तक भी हम लोग इस हद तक जो इस लड़ाई को मैनेज करते हैं उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा है। अब आपने भी जैसे एक टर्म कॉइन की है रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो, और यही कंटिन्यूड बेसिस पर कम्युनिटी सपोर्ट की हम बात करते हैं। Yes, regarding your point regarding how the injection is given into the muscle, I have read some media reports which were there, were just talking about that the injection is incorrectly given into the artery. These are very, very anecdotal reports, and this muscle is the muscle which is used for giving the injection. Nowhere in the world or in the scientific literature this has been described in a big way. So I would not worry too much about it and take it as an anecdotal report. Number 9. Sir, the districts which you showed out there, about 73% of 73 districts, a bigger part of that is in Northeast. About 48% of districts are in Northeast. What is happening out there? Are you looking to the situation? Is the genome sequencing happening? And what is the problem with Northeast right now? So, on a continued basis, हम स्टेट से इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारा पूरा एफर्ट्स कोविड मैनेजमेंट का स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन से ही होता है। जैसे जैसे हमने वायरस की मूवमेंट की ट्रेजेक्टरी, वायरस के केसेस देखे हैं, उसके अंतर्गत ही कैबिनेट सेक्रेटरी सर के स्थाई पर या सेक्रेटरी हेल्थ के स्थाई पर जब हम स्टेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें इन विषय के बारे में डिटेल चर्चा होती है, स्ट्रैटेजीज हाउ टू मैनेज उसके बारे में डिस्कशन होता है, और उसमें मुख्यतः पॉइंट जो हम हमेशा स्टेट्स को बताते हैं कि हमारी 5 फूड स्ट्रैटेजी है, फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यह 5 बिंदु मुख्य बिंदु जो कि शुरू से अब तक वही बिंदु हैं। पहले 4 बिंदु थे, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जनवरी से इसमें एक 5वां बिंदु जुड़ा है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उस विषय में स्टेट से चर्चा की जाती है, स्टेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि आइडेंटिफाई कीजिए क्लस्टर ऑफ केसेस कहां पर बन रहे हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं, वहां पर नीड हो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं ताकि वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। Here again I would like to also emphasize one point, that particularly for the northeast states we are encouraging them to do more testing and increase their testing,
and increase the reporting of testing, because the problem there is heavy rains going on there, and so we have to ensure that testing continues on a rapid scale in that areas, and we get the exact picture. Number 50. सर मेरा भी सवाल नॉर्थ ईस्ट को लेकर ही है। क्या चिंता पैदा कर रही है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, और उसको लेकर क्या कोई रणनीति बना रहे हैं डॉक्टर भार्गव आप? और इतनी ज्यादा केसेस वहां पे क्यों हैं, अगर हम खुद भी समझना चाहें तो? सर कभी भी केसेस इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ने में, हमने इससे पहले कई बार बताया, इट इज ह्यूमन होस्ट। अगर आप ह्यूमन होस्ट को प्रॉपरली आइसोलेट करें और उसकी मिक्सिंग विद इन द कम्युनिटी, विद इन द फैमिली, अगर आप उसको एक हद तक कंट्रोल करें तो टू दैट एक्सटेंट आप इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। तो अगर कहीं भी केसेस बढ़ते हैं, दैट इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, और उसी के अंतर्गत जब यह स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो जैसे कि DGICMR सर ने बताया, हमारा फोकस होता है कि हम पहले अर्ली टेस्टिंग पर करें ताकि हम केस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें। इन्फेक्शियस डिजीज में पर्टिकुलरली अगर आपको कोई सिम्टम हो और आप टाइम पर टेस्टिंग ना कराएं, तो आप उसको अगर रूटीन में लेते हैं तो हो सकता है कि बीमारी और सीरियस हो जाए और सीवियर हो जाए, और टू दैट एक्सटेंट फैटेलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले हम टाइमली और अर्ली टेस्टिंग कराएं ताकि हम केस को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन सबको हम ट्रेस करें। उनको ट्रेस करने के बाद अगर उन्हें क्वारंटाइन की जरूरत है तो क्वारंटाइन किया जाए, अगर उनको आइसोलेट करके और प्रिकॉशनरी मेजर से वे ऐसे ही घर में रह सकते हैं उसको किया जाए। फिर पेशेंट की जो हेल्थ होती है उसके और उसके हाउस के पैरामीटर्स को देखते हुए, इज दैट केस एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन और डज दैट केस नीड टू बी शिफ्टेड टू ए हेल्थ सेटिंग, उसके बारे में बात की जाती है। और वहां पर साथ में स्टेट के स्थाई पर, यूनियन टेरिटरीज के स्थाई पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको अपग्रेड करने की हम उनसे बात करते हैं, और साथ में जब यह सब होता है तो उसके बेसिस पर केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैं आपको जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की इस हमारी लड़ाई में, कोविड की इस लड़ाई में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव रिमेन्ड सेम। व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि हमने 6 महीने 1 साल काम किया, और 1 साल काम करने के बाद हम 1 या 2 दिन रिलैक्स हुए, तो हो सकता है कि इंफेक्शन को फिर से फैलने का मौका मिले। तो जरूरी है कि जब तक हम चाहे फोकस्ड, कंटिन्यूड फोकस ऑन द न्यू नॉर्मल ऑफ कोविड सेफ बिहेवियर एज वेल एज वैक्सीनेशन, जब तक हम इसको अपनी लाइफ में इस लेवल तक सम्मिलित, इस लेवल तक इन्वॉल्व नहीं कर देते कि हम वायरस को हर तरह से मैनेज कर सके, तब तक इसको हमें उसी श्रद्धा से करना पड़ेगा। आपको जो ये फोटोग्राफ भी हमने दिखाई थी आज, जो आप ही के द्वारा मीडिया में पब्लिश की गई हैं, उसके द्वारा हम समाज में सभी लोगों को फिर से एक बार उनकी नॉलेज में उनको रिट्रेट करना चाहते हैं, उनसे फिर से विनती करना चाहते हैं कि काइंडली केसेस फैलने ना दें, ऐसा कोई हमारा बिहेवियर ना हो कि हमारे केसेस फिर से फैल जाएं, जिससे कि देश को फिर से एक वेव या एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े। 109। सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से। सर जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीन के डोजेज देने की बात कही गई थी, अभी 6 तारीख है सर, 6 तारीख तक स्टेट्स को कितना दिया गया है, और अगले 7 दिन का अगर आप प्लान बता पाएं। सर इसके बारे में पिछली बार काफी विस्तृत चर्चा हुई थी। इफ यू रिमेंबर, देखिए हम इस फोरम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम इस फोरम का इस्तेमाल, क्या पॉलिसी डायरेक्टिव है, क्या बिगर अप्रोच है, किसके थ्रू गवर्नमेंट कोविड मैनेजमेंट में समाज का हर लेवल का सपोर्ट करना चाहे, और बेसिक जो स्टेटस है उसको बता के हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या बताना चाहे। वैक्सीनेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि यह डेली स्प्रिंट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म लड़ने वाली मैराथन रेस है, और उसी के तहत हमने आपको बताया था कि अगर हम डेली ही डेटा को एनालाइज करें और डेली उसको कहें कि आज कम हो गया, आज बढ़ गया, आई थिंक दैट वुड नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लुकिंग एट हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू फोकस ऑन वैक्सीनेशन। हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको 2 तरीके से समझें। एक स्थाई पर जितने हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनको हेल्पिंग हैंड देते हुए वहां उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरी तरफ हम अपना पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को उतना सुचारू बनाएं कि ऑलमोस्ट जस्ट इन टाइम अप्रोच पर हम वैक्सीनेशन फील्ड में प्रोवाइड कर सकें, और वह स्पीड से, उसी जिस स्पीड से प्रोडक्शन हो रहा है उसी स्पीड से कम्युनिटी लेवल पर वह वैक्सीनेशन लगाई जा सकें। मुख्यतः जो इश्यू हम आपके सामने लाना चाहेंगे, अगर पिछले महीने का भी आप देखें, 2 लाख, जब जनवरी में 2.35 लाख वैक्सीनेशन ऑन एन एवरेज पर डे दी गई थी, उसको बढ़ा के देश ने
4 महीने बाद ही उसको करीब 40 लाख किया, और आज जो है हम 40 लाख से भी अधिक की गति से ही कार्य कर रहे हैं। जरूरी है कि हम इसको और बढ़ाएं, ताकि जितने हम एफर्ट करेंगे इन ओवरऑल टोटलिटी, उतना ही हम देश को कोविड से बचाने में सक्षम होंगे। Number 19. सर, एक SBI की डेटाबेस स्टडी आई है थर्ड वेव को लेकर, उसको लेकर क्या जानकारी है? जैसा उन्होंने कहा है कि अगस्त मध्य में थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, तो उसको लेकर सर क्या कह सकते हैं? सर, वेव के बारे में हमने पिछली बार भी, पॉल सर ने भी आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सर के लेवल पर भी बताया गया है। आई वुड रिक्वेस्ट सर टू ऐड फर्दर। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि waves are more of a post facto analysis of what is happening into the system. Waves are a interaction, जब waves होती हैं वह interaction of human being with virus है। आपकी waves आती रहेंगी, वायरस में कोई म्यूटेशन आती है, ह्यूमन बीइंग में कोई इम्यूनिटी बिल्ड होती है, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे कभी केसेस कभी ज्यादा होंगे, कभी कम होंगे। एंड दिस वंस यू प्लॉट इनटू ए पेपर, दिस इज मोर सीन एज ए वेव। चैलेंज इज नॉट वेव। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पहला चैलेंज है कि वी हैव नॉट कंप्लीटली क्लोज सो कॉल्ड सेकेंड वेव। आज भी हमारे 73 जिले ऐसे हैं जहां पर की पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, यानी कि 2 लिमिटेड एरिया, बट इट इज ए क्लियर केस इन फ्रंट ऑफ अस कि आज हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि फ्यूचर की अगर कभी कोई वेव आती भी है तो चैलेंज इज नॉट द वेव, चैलेंज इज कि क्या उस टाइम पर हमने अपने बिहेवियर के थ्रू केसेस को उस हद तक बढ़ने दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में आया। जो मुख्य पॉइंट जो हमें समझना है कलेक्टिवली, वह यह समझना है कि अगर मान लीजिए हमें लगता है कि केसेस में फिर से कोई बढ़ोतरी नोट की जा रही है, तो क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या हम रिस्ट्रिक्शंस का फॉलोअप, क्या हम अपने ओवरऑल वैक्सीनेशन के फॉलोअप, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को उस तरह से फॉलो करें कि केसेस की संख्या एक पर्टिकुलर दर से ज्यादा ना बढ़े। तो मेरा आपसे सबमिशन यही रहेगा कि हमारा क्लियर फोकस है, इंस्टेड ऑफ highlighting the wave part of it, instead of saying कि X study told this, Y study told this, what is very critical is कि अगर कभी भी हमें केसेस बढ़ते दिखते हैं किसी भी प्रांत में, हम वहां पर restrictions या जो कोविड अप्रोप्रिएट जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको उसी ढंग से चलाएं ताकि हम इन्फेक्शन को वहीं कंटेन कर सकें। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। सर, ठीक, I think that is fine. I think the most important thing is that we have to keep a very close watch on the average test positivity rate. That is the most important thing which has helped us in the second wave also. If it is going beyond 10%, why is it going beyond? We have to investigate that. We have to make micro-containment zones, contain those districts if it is going higher up. So close watch on the test positivity rate is going to be the most important method of control. 107. ये सर, ये कोवैक्सीन की जो बूस्टर डोज है, थर्ड डोज जो है, कब तक एक्सपेक्टेड है और कितने सेंटर्स में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है? कोवैक्सीन की बूस्टर डोज अभी साइंटिफिक आइडिएशन स्टेज पे है, कितनी देर तक वैक्सीन की एफिकेसी लास्ट करेगी ये अभी वेल नोन नहीं है। स्टडीज़ जो फेज़ 3 स्टडी अभी हम लोग की कंप्लीट हुई है कोवैक्सीन की, उसका भी फॉलोअप रहेगा, कितने दिन तक एंटीबॉडीज परसिस्ट करते हैं। ये माना गया है कि अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो 7 से 12 महीने तक अपने आप भी एंटीबॉडी परसिस्ट करते हैं। वैक्सीन के द्वारा कितने दिन तक परसिस्ट करेगा ये अभी द जूरी इज स्टिल नॉट येट आउट। Ma'am, I would like to add on this with sir's permission. Basically, today the immediate challenge in front of us is to ensure कि जो हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप है जिनको हमने साइंटिफिकली और एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल के बेसिस पर एज प्रायोरिटी ग्रुप आइडेंटिफाई किया है, उनको फर्स्ट और सेकंड डोज टाइम पर लगे। उसके लिए जैसे कि आपको भी अवगत है, कुछ प्रांतों में, कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में अगर हमें वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखने को मिलती है, तो हम कैसे कम्युनिटी का सपोर्ट लेकर इंश्योर करें कि सब वैक्सीन डोजेज हम उनको प्रोवाइड कर सकें। रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बूस्टर डोजेज, दीज आर स्टिल मोर इन द रिसर्च स्टेट, एंड जैसे ही अगर कोई उसमें कोई एविडेंस, जैसे सर ने बताया है, जो पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से हमें अगर प्रोग्राम के रूप में लानी पड़ेगी, राइट मोमेंट पर जैसे ही अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस होते हैं, हम आपके सामने लेकर आएंगे। Number 15.
सर, आईसीएमआर ने कोविशील्ड को लेकर एक स्टडी की है, उसमें क्या फाइंडिंग आया है और क्या जनवरी से जब हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो उनको तीसरी डोज या बूस्टर डोज कब तक देने की उम्मीद है या क्या दी जाएगी कि नहीं? हम लोग ने अभी तो लेटेस्ट जो स्टडी की है कोविशील्ड को देखते हुए वो ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो डेल्टा वेव पे कामयाब है। ये हमारी लेटेस्ट स्टडी कोविशील्ड पे है, जिसको हम लोगों ने ट्वीट भी किया था उसके बारे में कि कोविशील्ड कामयाब है डेल्टा वेरिएंट में। Okay, 116 last question. Everybody seems to have been covered. नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। MPs आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। सामने 19 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, तो टोटल 788 MPs है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। तो इसमें कितना लोगों को वैक्सीन लग गया, मिनिस्ट्री के पास कुछ जानकारी है? मतलब 100% इनको वो लग गया, क्योंकि ये लोगों से मिलते हैं, इनसे भी फैलने का चांसेस भी है। MPs का वैक्सीनेशन। ओके, सो देखिए इस फोरम में माननीय MPs में कितनों को लगा है वह डेटा ना हमारे पास अभी है, और आई डोंट थिंक कि उस टाइप का डेटा शेयरिंग की एक आवश्यकता मैं समझता हूं। हाँ, यह जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फॉलो अप ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, दीज आर प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल फॉर एवरी इंटरेक्शन, जो कि ऑनरेबल MPs को भी डिफरेंट फोरम में जब हमने ब्रीफ किया है वह पूरे प्रोटोकॉल हमने बताया। एंड हम मानते हैं कि फील्ड लेवल पर माननीय प्रजाप्रतिनिधि MP, ऑनरेबल MPs ही नहीं, जितने माननीय प्रजाप्रतिनिधि हैं वह उसको फॉलो करके हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट देते हैं। Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you. और देश में कोविड संक्रमण के हालातों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे। कई महत्वपूर्ण जानकारियां वहां पर दी गई कोविड संक्रमण को लेकर, जैसे कि देश में कोविड मामलों में कमी आई है और पिछले 111 दिनों में सबसे कम कोविड संक्रमण के मामले पूरे ही देश में देखने को मिल रहे हैं। 91 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से कम मामले देखने में आ रहे हैं। साथ ही 90 जिले ऐसे हैं, 90% केसेस 80% जिलों से आ रहे हैं और इन्हीं जिलों और राज्यों पर फोकस करने की जरूरत है। साथ ही तीसरी लहर आने की आशंका पर जब सवाल पूछा गया तो कहा गया कि संक्रमण के मामले इतने कम रखने की कोशिश की जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। साथ ही दूसरी लहर अभी भी मौजूद है और संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाना, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत कही गई है। तो ये सारी बातें अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की PC में बताई गई। और अब शुरुआत करते हैं समाचार बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश दिए हैं। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का तबादला कर उन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाकर भेजा गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का और डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूबाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नए राज्यपालों की नियुक्ति उनके कार्यालय का दायित्व संभालने की तिथि से लागू होगी। और राष्ट्रपति द्वारा कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद थावरचंद गहलोत ने आभार जताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। मैं उनकी इच्छा आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राज्यपाल के दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके दायित्व निर्वहन करूंगा। जो भी बात सामने आएगी उनको संवैधानिक मर्यादाओं में विचार विमर्श करके हल करने का प्रयास उस समय करता रहूंगा।
वहीं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने भी राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया। महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, साथ में अपने प्राइम मिनिस्टर उनका, गृह मंत्री अमित भाई शाह का, हमारे पार्टी के अभी तो मैं हमारे बोल सकता हूँ जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ CR पाटिल जी, मुख्यमंत्री विजय भाई डेप्यूटी CM नितिन भाई और सभी मेरे साथ ही जो 6 पुराने हैं वो सब का मैं आभार मानता हूँ। पहली बार विधायक बने तब से और नरेंद्र भाई मोदी के तो पहले से हम साथी थे। उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया वो रास्ते पे हम चलते रहे और समाज की सेवा करते रहे। ऐसा ही काम आगे जाकर भी हम करते रहेंगे। और 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र का महाराष्ट्र में आज आयोजन किया। वहां पार्टी नेता प्रवीण डारेकर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में OBC आरक्षण और विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित हुए विधायकों ने कल राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। भाजपा नेता आशीष शेलार ने निलंबन की घटना को तानाशाही बताते हुए विरोध किया और राज्यपाल से उचित कार्रवाई की मांग की। और आदिवासियों की आजीविका को बनाए रखने और उनके वन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह का लक्ष्य 2006 में बने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को तेज गति से लागू करने और राज्य और संबंधित विभागों को एक साथ लाना है। संयुक्त पत्रक जारी करते हुए केंद्रीय जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को साथ आने की अपील की। यह आदिवासी और वनवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं, और इसलिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले, ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करें अपनी एरिया प्लानिंग में। और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 7 सालों के दौरान आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन धन का फायदा 4 लाख आदिवासियों को मिला है। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेली लॉ सेवा का और अधिक विस्तार होना चाहिए, जिससे कि दूर दराज के ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली में टेली लॉ सेवा से जुड़े कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों के बीच इस सेवा को लेकर जागरूकता हो। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के VLE NGO और जिला प्रशासन के लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। 4 साल में इस टेली सेवा का 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया है और विभिन्न मामलों में कानूनी सलाह ली है। देश भर में 50,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर इस सेवा को मुहैया करा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि टेली लॉ भी रूल ऑफ लॉ का एक बड़ा सेंटर बने वर्ल्ड के लिए। इस मूवमेंट को बाकी विकासशील देश भी अडॉप्ट करें।
हमारी ये सोच है। बाकी हम इसको निचले लेवल पर और कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, क्या एनजीओज को यूज कर सकते हैं, क्या जो वकील लोग हैं उनको बताना चाहिए कि अब आपके लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आइए आप भी गरीब लोगों को कानूनी सहायता दीजिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की ओर से ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 21 जून को अधिकारी के हटने के बाद आपको किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको लगता है कि भारत में आप मन मर्जी से वक्त ले सकते हैं तो कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। ट्विटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है। उम्मीद है कि 2 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति और नए आईटी नियम के पालन को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से सख्त लहजे में कहा है कि स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ आइए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए टाल दी है। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कांस फिल्म समारोह की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। इस बार समारोह में देश विदेश की 24 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये समारोह 6 से 17 जुलाई तक चलेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांस फिल्म मार्केट 2021 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांस फिल्म फेस्टिवल रचनात्मकता का उत्सव है, जहां फिल्म बाजार दुनिया के निर्माताओं को अवसर प्रदान करता है। It gives me immense pleasure to inaugurate India Pavilion of 74 Cannes Film Festival. This is second year when all have virtual pavilions. But the business is real. It's creativity, it's talent, it's technology, and it's business. And India offers the best. सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि विश्व सिनेमा पटल पर भारतीय फिल्मों का योगदान बढ़ता जा रहा है। Lots of popular Hollywood movies have got their VFX animation work done in India. Just to name few: Lion King, Jungle Book, Life of Pi, X-Men, Avatar. So all popular films practically. Now India's contribution to these world films is also increasing. This is why Cannes Film Festival is a festival of creativity, festival of talent, but simultaneously a place of business. Films after the pandemic will again resume doing huge business. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये दल दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम सहित 4 स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपायुक्तों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगा। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चल रही परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं और जानकारियां एकत्रित करने का काम करेगा। केंद्र शासित प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर परिसीमन आयोग 7 जुलाई को अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। पिछले साल मार्च में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और कोविड महामारी के कारण मार्च 2021 में इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।